नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी कोई रात आदमी के लिए इतनी भारी हो जाती है कि उसे काटना मुश्किल हो जाता है। जय लक्ष्मी गुरव के लिए भी वह रात ऐसी ही थी। उस पूरी रात वह पल भर के लिए भी नहीं सो सकी थी। कभी वह बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। उसके मन में बेचैनी थी तो आंखों में भय था। एक एक पल उसे एक एक साल के बराबर लग रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप उठता था। सवेरा होते ही जय लक्ष्मी बेटे के पास पहुंची और उसे झकझोर कर उठाते हुए बोली, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हारे पापा रात से गायब हैं। वह रात में गए तो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। वह घर से गए थे तो उनके पास काफी पैसे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। जयलक्ष्मी बेटे को जगाकर यह सब कह रही थी तो उसकी बातें सुनकर उसकी ननद भी जाग गई, जो बेटे के पास ही सोई थी। वह भी घबराकर उठ गई। आंखें मलते हुए उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, भैया कहाँ गए थे जो अभी तक नहीं आए? लगता है तुम रात में सोई भी नहीं हो। मैं सोती कैसे? उनकी चिंता में नींद ही नहीं आई, उन्हीं के इंतजार में जागती रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहकर जयलक्ष्मी रोने लगी। बेटा उठा और पिता की तलाश में जगह जगह फोन करने लगा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उसके पिता विजय कुमार गुरव के बारे में भले पता नहीं चला, लेकिन उनके गायब होने की जानकारी उनके सभी नाते रिश्तेदारों को हो गई। इसका नतीजा यह निकला कि ज्यादातर लोग उनके घर आ गए और सभी उनकी तलाश में लग गए। विजय कुमार गुरव के गायब होने की खबर मोहल्ले में भी फैल गई थी। मोहल्ले वाले भी मदद के लिए आ गए थे। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर विजय कुमार कहाँ चले गए। इसी के साथ इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। क्योंकि वह घर से गए थे तो उनके पास कुछ पैसे भी थे। किसी ने उन पैसों के लिए उनके साथ कुछ गलत न कर दिया। 38 साल के विजय कुमार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की तहसील सावंतवाड़ी के गांव भड़गाम के रहने वाले थे। उनका भरा पूरा शिक्षित और संपन्न परिवार था। सीधे साधे और मिलनसार स्वभाव के विजय कुमार गढ़हिंग्लज के एक कॉलेज में अध्यापक थे। अध्यापक होने के नाते समाज में उनका काफी मान सम्मान था। गांव में उनका बहुत बड़ा मकान और काफी खेती की जमीन थी, लेकिन नौकरी की वजह से उन्होंने गढ़हिंग्लज में जमीन खरीदकर काफी बड़ा मकान बनवाकर उसी में परिवार के साथ रहने लगे थे। विजय कुमार के परिवार में पत्नी जयलक्ष्मी के अलावा एक बेटा था। पत्नी और बेटे के अलावा उनकी एक मंदबुद्धि बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। मंदबुद्धि होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। बाकी का परिवार गांव में रहता था। विजय कुमार को सामाजिक कार्यों में तो रुचि थी ही, वह तबला और हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते थे। इसी वजह से उनकी भजन कीर्तन की अपनी एक मंडली थी। उनकी यह मंडली गाने बजाने भी जाती थी। दिन कॉलेज और रात गाने बजाने के कार्यक्रम में कटने की वजह से वह घर परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, इसलिए घर में सुख सुविधा का हर साधन मौजूद था। आने जाने के लिए मोटरसाइकिलों के अलावा एक मारुति ओमनी वैन भी थी। इस तरह के आदमी के अचानक गायब होने से घर वाले तो परेशान थे ही, नाते रिश्तेदारों के अलावा जान पहचान वाले भी परेशान थे। सभी उनकी तलाश में लगे थे। काफी प्रयास के बाद भी जब उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो सभी ने एक राय होकर कहा कि अब इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद विजय कुमार का बेटा कुछ लोगों के साथ थाना गढ़हिंग्लज पहुंचा और थाना प्रभारी को पिता के गायब होने की जानकारी देकर उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दिया। यह 7 नवंबर 2017 की बात है। पुलिस ने भी अपने हिसाब से विजय कुमार की तलाश शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की इस कोशिश का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला।
पुलिस ने लापता अध्यापक विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी से भी विस्तार से पूछताछ किया। जयलक्ष्मी ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार रोज की तरह उस दिन कॉलेज बंद होने के बाद 7 बजे के आसपास वह घर आए तो नाश्ता पानी करके कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे। वे पैसे शायद फीस के थे जिन्हें अगले दिन कॉलेज में जमा कराने थे। पैसे गिनकर उन्होंने पैंट की जेब में वापस रख दिए और लेट के टीवी देखने लगे। रात का खाना खाकर 11:30 बजे के करीब विजय कुमार पत्नी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। जयलक्ष्मी ने सवालिया निगाहों से पति की ओर देखा तो उन्होंने कहा, देखता हूँ कौन है। विजय कुमार ने दरवाजा खोला तो शायद दस्तक देने वाला विजय कुमार का कोई परिचित था, इसलिए वह बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद अंदर आए और कपड़े पहनने लगे तो जयलक्ष्मी ने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा काम है, जल्दी ही लौट आऊंगा, कहकर वह बाहर जाने लगे तो जयलक्ष्मी ने कहा, गाड़ी की चाबी तो ले लो, चाबी की जरूरत नहीं है, उन्हीं की गाड़ी से जा रहा हूँ, कहकर विजय कुमार चले गए। वह वही कपड़े पहन कर गए थे जिसमें पैसे रखे थे। इस तरह थोड़ी देर के लिए कहकर गए विजय कुमार गुरव लौटकर नहीं आए। पुलिस ने विजय कुमार के बारे में पता करने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लिए पर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो घर वाले कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर एसएसपी दयानंद गवस और एसपी दीक्षित कुमार गेडाम से मिले। इसका नतीजा यह निकला कि थाना पुलिस पर दबाव तो पड़ा ही, इस मामले की जांच में सीआईडी के इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े को भी लगा दिया गया। सुनील धनावड़े जांच की भूमिका बना ही रहे थे कि किसी ने 11 नवंबर 2017 को सावंतवाड़ी अंबोली स्थित सावले 7 पिकनिक पॉइंट पर एक लाश मिलने की सूचना दिया। सूचना मिलते ही एसपी दीक्षित कुमार गेडाम, एसएसपी दयानंद गवस, इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े पुलिस बल के साथ उस जगह पहुंच गए जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। यह पिकनिक पॉइंट बहुत अच्छी जगह है, इसलिए यहाँ घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हजारों फुट गहरी खाइयाँ हैं। किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए पहाड़ियों पर सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग लगाई गई है। दरअसल यहाँ घूमने आए किसी आदमी ने रेलिंग के पास खून के धब्बे देखे तो उसने यह बात एक दुकानदार को बताई। दुकानदार ने यह बात चौकीदार दशरथ कदम को बताई। उसने उस जगह का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी थाना पुलिस को दे दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के निरीक्षण में सैकड़ों फुट गहरी खाई में एक शव को पड़ा देखा। शव बिस्तर में लिपटा था। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक लोहे की रॉड पड़ी थी जिसमें खून लगा था। इससे पुलिस को लगा कि हत्या उसी रॉड से की गई है। पुलिस ने ध्यान से घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां से कुछ दूरी पर कार के टायर के निशान दिखाई दिए। इससे साफ हो गया कि लाश को कहीं बाहर से लाकर यहां फेंका गया था। पुलिस ने रॉड और बिस्तर को कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े विजय कुमार गुरव की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लाश की शिनाख्त के लिए जयलक्ष्मी को सूचना देकर अस्पताल बुला लिया। लाश की स्थिति ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त आसान नहीं थी। फिर भी कदकाठी से अंदाजा लगाया गया कि वह लाश विजय कुमार गुरव की हो सकती है। चूंकि उनके घर वालों ने संदेह व्यक्त किया था, इसलिए पुलिस ने लाश की पुख्ता शिनाख्त के लिए डीएनए का सहारा लिया। जिस बिस्तर में शव लिपटा था उसे जयलक्ष्मी को दिखाया गया तो उसने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। भले ही लाश की पुख्ता शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस उसे विजय कुमार की ही लाश मानकर जांच में जुट गई। जिस तरह मृतक की हत्या हुई थी उससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह हत्या प्रेम संबंधों में हुई है। पुलिस ने विजय कुमार और उनकी पत्नी जयलक्ष्मी के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि विजय कुमार और जयलक्ष्मी के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि जयलक्ष्मी का चरित्र संदिग्ध था, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। जयलक्ष्मी का सामने वाले मकान में रहने वाले सुरेश चौथे से प्रेम संबंध था, इसलिए घर वालों का मानना था कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है।
यह जानकारी मिलने के बाद सुनील धनावड़े समझ गए कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे उनकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसके प्रेमी सुरेश का हाथ है। उन्होंने जयलक्ष्मी से एक बार फिर पूछताछ किया। वह उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। उन्होंने सुरेश चौथे को भी थाने बुलाकर पूछताछ किया। उसने भी खुद को निर्दोष बताया। उसके भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने उसे जाने दिया। उन्हें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उससे निश्चित हो जाता कि वह लाश विजय कुमार की ही थी। पुलिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर ही रही थी कि पुलिस की सरगर्मी देखकर जयलक्ष्मी अपने सारे गहने और घर में रखी नकदी लेकर सुरेश चौथे के साथ भाग गई। दोनों के इस तरह घर छोड़कर भाग जाने से पुलिस को शक ही नहीं, बल्कि पूरा यकीन हो गया कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। पुलिस सुरेश चौथे और जयलक्ष्मी की तलाश में जुट गई। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे तो मार ही रही थी। उनके फोन भी सर्विलांस पर लगा दिए थे। इससे कभी उनके दिल्ली में होने का पता चलता तो कभी कोलकाता में। गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों की भी उनकी लोकेशन मिली थी। इस तरह लोकेशन मिलने की वजह से पुलिस कई टीमों में बंटकर उनका पीछा करती रही थी। आखिर पुलिस ने मोबाइल फोन के लोकेशन के आधार पर जयलक्ष्मी और सुरेश को मुंबई के लोअर परेल लोकल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना गढ़हिंग्लज लाया गया, जहां एसएसपी दयानंद गवस की उपस्थिति में पूछताछ शुरू हुई। अब तक डीएनए रिपोर्ट भी आ गई थी, जिससे साफ हो गया था कि साबलेसात पिकनिक पॉइंट पर खाई में मिली लाश विजय कुमार की ही थी। पुलिस के पास सारे सबूत थे, इसलिए जयलक्ष्मी और सुरेश ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों के बताए अनुसार विजय कुमार की हत्या की कहानी इस प्रकार थी। 34 साल का सुरेश चौथे विजय कुमार गुरव के घर के ठीक सामने रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी थी। वह गांव की पंच संस्था में मैनेजर के रूप में काम करता था। घर में पत्नी होने के बावजूद वह जब भी जयलक्ष्मी को देखता, उसके मन में उसे पाने की चाहत जाग उठती। 37 साल की जयलक्ष्मी थी ही ऐसी, वह जितनी सुंदर थी उतनी ही वाचाल और मिलनसार भी थी। उससे बातचीत करके हर कोई खुश हो जाता था। इसकी वजह यह थी कि वह खुलकर बातें करती थी। ऐसे में हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। पड़ोसी होने के नाते सुरेश से उसकी अक्सर बातचीत होती रहती थी। बातचीत करते करते ही वह उसका दीवाना बन गया था। जयलक्ष्मी का बेटा 18 साल का था, लेकिन उसके रूप यौवन में जरा भी कमी नहीं आई थी। शरीर का कसाव और चेहरे के निखार से वह 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसके इसी यौवन और नशीली आंखों के जादू में सुरेश कुछ इस तरह खोया कि अपनी पत्नी और बच्चों को भूल गया। कहा जाता है कि जहां चाह होती है, वहां राह मिल ही जाती है। जयलक्ष्मी तक पहुंचने की राह आखिर सुरेश ने खोज ही लिया। विजय कुमार से दोस्ती करके वह उसके घर के अंदर तक पहुंच गया था। इसके बाद धीरे धीरे उसने जयलक्ष्मी से करीबी बना लिया। भाभी का रिश्ता बनाकर वह उससे हंसी मजाक करने लगा। हंसी मजाक में जयलक्ष्मी के रूप सौंदर्य की तारीफ करते करते उसने उसे अपनी ओर इस तरह आकर्षित किया कि उसने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। विजय कुमार गुरव दिन भर नौकरी पर रहते और रात में गाने बजाने की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। इसी का फायदा जयलक्ष्मी और सुरेश उठा रहे थे। जयलक्ष्मी को अपनी बाहों में पाकर जहां सुरेश के मन की मुराद पूरी हो गई थी, वहीं जयलक्ष्मी भी खुश थी। दोनों विजय कुमार की अनुपस्थिति में मिलते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता था। लेकिन आसपास वालों ने विजय कुमार के घर में न रहने पर सुरेश को अक्सर उसके घर आते जाते देखा तो उन्हें शंका हुई। उन्होंने विजय कुमार को यह बात बताकर शंका जाहिर की तो विजय कुमार हैरान रह गए। उन्हें तो पत्नी और पड़ोसी होने के नाते सुरेश पर पूरा भरोसा था। इस तरह दोनों विजय कुमार के भरोसे का खून कर रहे थे। उन्होंने पत्नी और सुरेश से इस विषय पर बात की तो दोनों कस्में खाने लगे। उनका कहना था कि उनके आपस में संबंध खराब करने के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं। भले ही जयलक्ष्मी और सुरेश ने कस्में खाकर सफाई दी थी,
लेकिन विजय कुमार जानते थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। लोग उनसे झूठ क्यों बोलेंगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह पत्नी और सुरेश पर नजर रखने लगे। इससे जयलक्ष्मी और सुरेश को मिलने में परेशानी होने लगी, जिससे दोनों बौखला उठे। इसके अलावा सुरेश को लेकर विजय कुमार अक्सर जयलक्ष्मी की पिटाई भी करने लगे थे। इससे जयलक्ष्मी तो परेशान थी ही, प्रेमिका की पिटाई से सुरेश भी दुखी था। वह प्रेमिका की पिटाई सहन नहीं कर पा रहा था। जयलक्ष्मी की पिटाई की बात सुनकर उसका खून खौल उठता था। प्रेमी के इस व्यवहार से जयलक्ष्मी ने एक खतरनाक योजना बना डाली। उसमें सुरेश ने उसका हर तरह से साथ देने का वादा किया। योजना के अनुसार घटना वाले दिन जयलक्ष्मी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति, ननद और बेटे को खिला दी, जिससे सभी गहरी नींद सो गए। रात 1 बजे के करीब सुरेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो जयलक्ष्मी ने दरवाजा खोल दिया। सुरेश लोहे की रॉड लेकर आया था। उसी रॉड से उसने पूरी ताकत से विजय कुमार के सिर पर वार किया। उसी एक वार में उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। विजय कुमार की हत्या करके लाश को दोनों ने बिस्तर में लपेट दिया। इसके बाद जयलक्ष्मी ने लाश को अपनी मारुति वैन में रखकर उसे सुरेश से सावंतवाड़ी के अंबोली साबले साथ पिकनिक पॉइंट की गहरी खाइयों में फेंक आने को कहा। सुरेश लाश को ठिकाने लगाने चला गया तो जयलक्ष्मी कमरे की सफाई में लग गई। उसके बाद सुरेश लौटा तो जयलक्ष्मी ने वैन की भी ठीक से सफाई कर दिया। इसके बाद उसने विजय कुमार की गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ डाली, लेकिन उसकी झूठी कहानी जल्दी ही सबके सामने आ गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने जयलक्ष्मी के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया तो दीवारों पर भी खून के दाग नजर आए। पुलिस ने उनके नमूने उठवा लिए। इस तरह साक्ष्य एकत्र करके पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।